हेलो गाइस, अंकुर सर के चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर की, और आज पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो व्हाट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी। बिफोर दिस स्टार्टिंग लेक्चर, just reminding you, don't forget to share within your friends this video. Just like the video, share the channel as well as subscribe on the channel so you will get the latest notification. Well guys, अब मैं बात करूं अगर इस चैप्टर के पर्टिकुलर फिजिकल केमिस्ट्री सेक्शन की, तो आखिर क्या होगा हेलो एल्केन हेलो एरीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वैसे तो अगर बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, दीज ऑल आर कलरलेस। जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं सारे के सारे कलरलेस होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। लेकिन अगर पर्टिकुलर मैं बात करूं आपके ब्रोमाइड और आयोडाइड की, तो ब्रोमाइड और आयोडाइड आपके लाइट के कांटेक्ट में आकर जब लाइट में इनको रखा जाता है तो ये कलर हो जाते हैं। ध्यान रखें क्या कि जो ब्रोमाइड और आयोडाइड है, मतलब आपका RBr और आपका Ri, राइट। तो RBr और Ri शोज कलर, ठीक है, शोज कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट, ठीक है। व्हेन आप एक्सपोज टू लाइट करेंगे, अगर लाइट के एक्सपोज में आया तो ये जो है कलर शो करेंगे। व्हेन वेल एक्सपोज टू लाइट, ठीक है। सो एक्सपोज टू लाइट, ओके। सो ये तो बात हुई एल्काइल हैलाइड के बेसिक की कलर की, कि जब RBr आता है तो लाइट के कांटेक्ट में आएंगे तब जो है वो कलर शो करेंगे। अदरवाइज क्या रहेंगे? वेल अदरवाइज कलरलेस रहेंगे, अदरवाइज कलरलेस, दैट्स इट। यप। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिक कलर से चालू करता हूँ, तो RBr और Ri को छोड़ दो तो बाकी सब कलरलेस रहेंगे। और RBr और Ri भी जो है वो पर्टिकुलर आपके लाइट में ही कलर देंगे, अदरवाइज कलरलेस रहेंगे। ओके, दैट इज द थिंग अबाउट कलर्स। नाउ एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में पर्टिकुलर बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की पर्टिकुलर बात करें तो देखिए यहाँ पर दो बातें होती है। एक तो हम कैसे बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज लाइक मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, क्या एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, वेल अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है तो आपका BP एंड मतलब बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है, नंबर वन। दूसरा एज लाइक नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीजेस। सो अगर आपका नंबर ऑफ ब्रांच जो है वो इंक्रीज हुआ है तो आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट गेट डिक्रीजेस। मतलब ये बात आप एक बेसिक है, लगभग सभी में ऐसा ही फॉलो होता है काइंड ऑफ कि अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट आप बात करें, बॉइलिंग पॉइंट बात करें, तो एक कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ इस फर्स्ट पॉइंट की, तो एक कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर दो कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है और नेक्स्ट में 3 कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है।
मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन उतना ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ही ज़्यादा। नंबर 1। दूसरा, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो 3 कार्बन है जिसकी कोई ब्रांच नहीं है, तीनों के तीनों एक चेन में है और उससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, दैट इज नंबर 1। और दूसरा, तीनों कार्बन आपका कुछ ब्रांच वाइज जुड़ा हुआ है। वेल तीनों कार्बन कुछ ब्रांच वाइज जुड़े हुए हैं। देखिए 3 कार्बन है, एक स्ट्रेट चेन में है, और 3 कार्बन है लेकिन एक ब्रांच बनी हुई है। तो गाइज इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस आइसोथीन। ठीक है, तो जैसे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस में, एक ब्रांच आ गई ना, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। ये बात आपको याद रह जाएगी। 2 बातें हैं, सिंपल बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके, सो फर्स्ट तो ये चीज़ हम देखते हैं, और दूसरी बात हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में कि अलग अलग हैलोजन पे, अलग अलग हैलोजेंस पे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। स्टिल मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड एंड सेम क्लोरोफ्लोराइड्स मीथेन गैसेज आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। मतलब ये चीज़ तो आपको बेसिक याद रखना चाहिए कि मिथाइल क्लोराइड हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड, दो ही एक ही कार्बन है, इथाइल क्लोराइड और सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स, मतलब एक कार्बन या 2 कार्बन के जनरली आपके जो एल्काइल हैलाइड रहते हैं वो सारे के सारे गैस रहते हैं, मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। नंबर 1, तो गैसेज एट रूम टेम्परेचर, बट आप ये ध्यान रखना जनरली मिथाइल एंड इथाइल क्लोराइड, ठीक है, ये गैस रहते हैं। जैसे जैसे आगे जाते हैं तो लिक्विड और सॉलिड बनता जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई। अब हम ये जानते हैं कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर पोलर, और उनके पोलैरिटी की वजह से ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। और इसमें क्या होता है, देखिए हाइड्रोकार्बन में आर एच होता है, ये हाइड्रोकार्बन हुआ, और हेलो एल्केन में लेट से आर के साथ एच हटाते हैं हम और उसकी जगह हेलोजन लगा देते हैं, राइट। तो जनरल फार्मूला तो ऐसे बनता है। तो एक हाइड्रोजन हटके अगर हेलोजन लगता है, एक हाइड्रोजन हटके अगर हेलोजन लगता है तो ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर मास जो है इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास कम होता है और हेलो एल्केन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। तो इससे क्या, तो भाई इससे ये कि आपके एक तो पोलैरिटी की वजह से और आपके हायर मॉलिक्यूलर मास की वजह से जो हेलो एल्केन होते हैं उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल डाइपोल फोर्स and van der Waal are stronger than halogen derivatives. That's why boiling point of these halogens are high than hydrocarbon. ठीक है, अब अल्टीमेटली हमने क्या करा, कंपैरिजन with, well this one is comparison with हाइड्रोकार्बन। अब कैसे कंपेयर करा कि हेलो एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड हैज़ हायर आपका क्या हो जाता है, एक तो मॉलिक्यूलर मास हो जाता है और पोलैरिटी हो जाती है। ड्यू टू दैट आपका MPBP ऑफ एल्काइल हैलाइड
आर ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आर ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन। ये छोटी सी चीज़ आप याद रखेंगे। एक तो कंपैरिजन, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और उसके बाद में कैसे कंपैरिजन, एल्काइल हैलाइड जो होता है आपका, एल्काइल हैलाइड में हायर मॉलिक्यूलर मास होता है। इट्स काइंड ऑफ छोटा मोटा ये मिसमैच हो रहा है वो चलेगा। तो एल्काइल हैलाइड हैज़ हायर मॉलिक्यूलर मास, पोलैरिटी दोनों होती है, ड्यू टू दैट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड वेल आर ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन। ये छोटी सी बात आप याद रखेंगे। वेल तो इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे क्या, तो एक चीज़ तो आपको याद रख लो कि इन हैलोजन के आपके हाइड्रोकार्बन के जो है कंपेयर में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अच्छा, अब जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ये तो बात है ही। और अगर विद इन में सेम अगर बात करूं हैलोजन की, लेट से आपका आयोडीन हो गया, तो आयोडीन और Br में, क्योंकि आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास प्लस पोलैरिटी सबसे कम होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट हो जाता है। उसके बाद में आपका ब्रोमाइड आता है, उसके बाद में आपका क्लोराइड आता है, और सबसे कम होता है आपका Rf का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्यों, किस वजह से, तो जस्ट ड्यू टू, एक तो साइज की वजह से और दूसरा आपका मास की वजह से, जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसकी वजह से। तो मॉलिक्यूलर मास और वेल साइज, इन दोनों की वजह से आपके आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है और फ्लोराइड्स का सबसे कम। देखो यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, कंपैरिजन दे रखा है डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड का। तो एल्काइल हैलाइड में देखो, सबसे पहले तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, नंबर वन। दूसरा, अगर बात करें एक पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड में भी, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीन टाइप के यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है। तो देखो क्लोरीन का सबसे कम है, उससे ज़्यादा ब्रोमीन का है, उससे ज़्यादा आयोडीन का। ऐसे ही पर्टिकुलर अगर मैं इथाइल हैलाइड की बात करूँ, तो क्लोरीन का सबसे कम, उससे ज़्यादा ब्रोमाइड का, और उससे ज़्यादा आयोडाइड का। ऐसे ही सेम टू सेम चलता है अगर तीन कार्बन होते हैं तो इट्स गाइस प्रीटी मच सिंपल कि आपको याद रखना है। छोटी छोटी बातें मैंने लिख दी है कि जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और अगर हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करें तो एल्काइल हैलाइड के जो हमारे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में अगर एक पर्टिकुलर सेम पेरेंट ग्रुप है और हैलोजन अलग अलग है, तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा, फ्लोरीन तक आते आते सबसे कम होगा। ठीक है, अब सर नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती है तो कैसे डिक्रीज़ होता है? तो भाई ऐसी बात है कि अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती है तो जो एटम्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, एज रिजल्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाता है। अब देखो यहाँ कंपेयर कैसे करा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक और छोटी सी बात, जैसे यहाँ पर आपका ब्रोमीन 1 डिग्री कार्बन पे है, ब्रोमीन 2 डिग्री कार्बन पे है, और ब्रोमीन 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि 4 अगर कार्बन है और 4 कार्बन में अगर लेट से 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया और 3 डिग्री हो गया, तो अलग अलग डिग्री बन गए, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में वैसे ही फर्क आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? 1 डिग्री का, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 3 डिग्री का। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन्स आर वेरी नियरली सेम। और जब डाई हेलो बेंजीन की बात करते हैं, ये छोटी सी बात आप ध्यान रखना, अगर 2 हैलोजन होते हैं और उनके अगर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं लगभग सेम होते हैं उनके आइसोमर्स के। ये छोटी सी बात ये है जो घूम घुमा के आ जाती। एज वेल एज अगर मैं
एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करूं तो आपके पैरा का जो है सबसे ज़्यादा, वेल यहाँ इट शुड मेंशन कि पैरा का आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, उससे कम आपका ऑर्थो का होता है गाइज, ठीक है, और सबसे कम आपका मेटा का होता है, ठीक है। अब क्यों होता है? बिकॉज वेल दिस शुड बी लाइक दिस, एंड बिकॉज यहाँ पर पैरा हैज सिमेट्री आपका जो है पैरा हैज सिमेट्री होता है, और एज वेल एज प्रॉपर शेप होता है, मतलब ठीक है, कह रहा है सो पैरा हैज सिमेट्री शेप या सिमेट्री होती है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। बस इतनी सी बात आप मेंशन करेंगे तो भी हो जाएगा। एज वेल एज यहाँ पे लिखा होगा इट इज़ ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा दैट फिट्स इन क्रिस्टल लेटाइज बेटर देन ऑर्थो। तो देखो यहाँ पे कंपेयर करा तो सबसे ज़्यादा किसका? पैरा का हुआ, उससे कम आपका मेटा का हुआ, और सबसे कम ऑर्थो का हुआ। अब यहाँ पर अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा फिर पैरा का, उससे कम आपका ऑर्थो का, और सबसे कम मेटा का। मतलब ये जो ऑर्डर है यहाँ पर ये वेरी कर सकता है, इट डिपेंड्स। ये क्वेश्चन बनते भी है और अभी क्वेश्चन आ भी रहा है, ठीक है। तो अभी तक गाइज अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में हमने बात क्या करी फिजिकल प्रॉपर्टी में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कलर की, कि कलर जो है आपका वैसे तो कलरलेस ही होता है, लेकिन अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड अगर आपके लाइट की प्रेजेंस में आए तो इट शोज कलर। नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, दैट इज एज मॉलिकुलर मास इंक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, एज नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। और अगर पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा एल्काइल हैलाइड का जो है आपका, वेल इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड का ज़्यादा होता है क्योंकि मॉलिकुलर मास ज़्यादा होता है, पोलैरिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से। अब यहाँ पर मैं काइंड ऑफ इसमें नहीं लगूंगा, आप ये छोटी मोटी जो है एल्काइल हैलाइड एंड दिस ऑल काइंड ऑफ स्टफ, तो यू कैन जस्ट हैलाइड हैज़ हायर काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो इसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है। वेल इसके बाद में अगर मैं बात करूं इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपका नंबर ऑफ पेरेंट ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, लेकिन आपके हेलोजन अलग अलग हैं। तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, जिसका एटॉमिक साइज़ बड़ा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसकी साइज़ और मॉलिक्यूलर मास बड़ा है, इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। देन हमने बात करी थी ऑर्थो मेटा पैरा की। तो जनरली क्या होता है, पैरा का सिमेट्री होता है इसलिए सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, उससे कम ऑर्थो का, उससे कम मेटा का। लेकिन जनरली ऑर्थो मेटा पे आप ऐसे फाइनल बोल नहीं सकते, जैसा कि एग्जाम्पल में भी दिख रहा है वेरिएशन आते हैं, तो ये कई बार चीज़ें डायरेक्ट याद रखनी होती है। इसके सर्टेन रीज़न भी है जो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग मैकेनिज़्म के थ्रू भी और बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू भी पता लगाया जा सकता है। इसका रीज़न क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का सबसे खास बात कि केवल एक बात पे डिपेंड नहीं करता है। आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसी एक बात पे डिपेंड नहीं करता, अलग अलग बातों पे डिपेंड करता है, इस वजह से। सो दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं गाइज डेंसिटी की। तो डेंसिटी में तो आप इतना सा समझ ही गए होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है
जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस सो डेंसिटी डिक्रीजेस गाइस, ठीक है, डेंसिटी कम होती है। तो जितना ज़्यादा मतलब डेंसिटी कम होगी, वेल डेंसिटी डिक्रीजेस, increases, density increases, the density increases with increase in number of carbon atoms, और वैसे वैसे ब्रोमो आयोडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स के जो हैं ज़्यादा होते हैं आपके वाटर की डेंसिटी से, मतलब जो हमारे एल्काइल हैलाइड होते हैं, एल्काइल हैलाइड, उनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसी के बाद में अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे ज़्यादा आयोडीन होते जाता है या फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की डेंसिटी की तो बात नहीं करेंगे हम, लेकिन क्लोरीन की डेंसिटी या RCl में अगर मेंशन करूं तो ज़्यादा अच्छा है। RCl की सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा फिर आपके RBr की होती है, और फिर सबसे ज़्यादा आपके RI की डेंसिटी होती है। इट्स ऑल अबाउट डेंसिटी गाइस, ठीक है। तो इसको ऊपर मिक्स मत कर देना, ये मैंने केवल बात करी है डेंसिटी की, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक डेंसिटी है, ठीक है। तो ये तो बात हुई डेंसिटी की। अब सॉल्युबिलिटी की, तो भाई एक सिंपल सी बात बताओ कि एल्काइल हैलाइड जो है आपका, एल्काइल हैलाइड पोलर है, ये तो आप जानते ही हैं। जो वाटर भी है वो पोलर है, तो जनरली पोलर गेट सॉल्युबल, ठीक है, यू नो दैट। अब क्या है, हेलोएल्केन्स आर वेरी जो है स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। In order to haloalkane to dissolve water, energy required to overcome attraction between haloalkane and break the hydrogen bond between water molecule. तो अल्टीमेटली क्या होता है, पानी में और एराइल हैलाइड में दोनों के दोनों पोलर होते हैं, तो सॉल्युबल तो होंगे बट लेस सॉल्युबल होंगे। जो एल्काइल हैलाइड है आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। और उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू लेस एनर्जी टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर। कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना जो पानी में, उसको तोड़ने के लिए एल्काइल हैलाइड के पास इतनी बेटर एनर्जी नहीं होती कि उसको आसानी से तोड़े। तो इस वजह से आपका एल्काइल हैलाइड जो है उसकी एल्काइल हैलाइड की, ये फिर हो गया, एल्काइल हैलाइड की जो सॉल्युबिलिटी है पानी में होती तो है, क्योंकि दोनों पोलर होते हैं, लेकिन कम होती है। क्यों? क्योंकि लेस एनर्जी जो है वो रिलीज होती है जब न्यू अट्रैक्शन फोर्स बनते हैं, ठीक है। अब न्यू अट्रैक्शन फोर्स बनते हैं, H2O का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद में एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो गैस एल्काइल हैलाइड के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को इतना आसानी से तोड़ दे। मिनिमम एनर्जी तो होती है बट इजीली नहीं तोड़ पाता। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम होते हैं, जैसे कुछ लाइक दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो कि खासकर पोलर होते हैं, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अगर अच्छा बन जाए तो वहाँ पर वो अच्छा सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो इट्स लाइक सॉल्युबिलिटी जो है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है क्या कि पानी में लेस सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है, उस वजह क्योंकि एल्काइल हैलाइड के पास हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती। पावर तो होती है, इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती, ड्यू टू दिस जो है लेस सॉल्युबल होता है। तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर एक क्विक रिकॉल देखें तो मेल्टिंग, पहले तो कलर की बात करते हैं। तो कलर जो है वो आपको पता ही है, कलर लेस होता है, लाइट में आता है ब्रोमीन आयोडाइड तो कलरफुल हो जाता है।
उसके बाद में अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपको पर्टिकुलर कुछ फैक्टर्स बताए हैं बहुत अच्छी तरह, वो आप याद रखना। उसके बाद में एग्जाम्पल की वैल्यूज़ तो नहीं, पर इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर आप याद रखना चाहें तो दैट विल बी बेटर। अच्छा, डेंसिटी की बात करें तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं डेंसिटी भी इंक्रीज होती। और अगर मैं बात करूं एक क्लोरीन एक ब्रोमीन एक आयोडीन की, तो क्लोरीन का सबसे कम होगा और जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी। एज वेल एज यहाँ पे देखिए सेम नंबर ऑफ कार्बन है लेकिन नंबर ऑफ हैलोजन जो है वो बढ़ेंगे तो भी डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये भी सिंपल ही है। वहीं आ जाता है कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, और ये पॉइंट भी यहाँ इंक्लूड हो जाता है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। और गाइज अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी इज सिंपल, लाइक दोनों पोलर होते हैं, पानी भी पोलर होता है, अल्काइल हैलाइड भी पोलर होता है, तो सॉल्युबल होंगे तो सही। लेकिन जितना इजीली कोई हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देगा पानी का, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। अल्काइल हैलाइड में बॉन्ड ब्रेक करने की पावर होती तो है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से अल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती है, मतलब वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है गाइज, तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोएरिन। नाउ विल डिस्कस केमिकल रिएक्शन इन नेक्स्ट लेक्चर, कि कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। टिल देन जस्ट टेक अ रिकॉल ऑफ दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दैट्स इट। सो होप सो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हेलोअल्केन हेलोएरिन का पूरा समझ आया होगा। अभी आपको कुछ नई बातें भी पता लगी होगी और फिजिकल प्रॉपर्टी को कैसे सोचना है वो भी आपको आइडिया लगा होगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जी हाँ, शेयर करना भी बहुत ज़रूरी विद इन फ्रेंड्स, और उन्हें भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नीडी पर्सन को अच्छे लॉजिक मिल पाए। सो वेल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।